हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीट पेपर 1 जो कि 3 जनवरी, ठीक है, कब 3 जनवरी 2022 को जो आपका सीटेट पेपर 1 में प्रश्न पूछा गया था ईवीएस से, ठीक है, ईवीएस से जो प्रश्न पूछा गया था आपका 3 जनवरी 2022 को सीटेट पेपर 1 में, वह सभी ईवीएस का प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि ईवीएस से पर्यावरण अध्ययन से सीटेट पेपर 1 में 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यदि आपको सीटेट पास करना है तो कुछ नहीं, 2011 से, कब से 2011 से, कब से 2011 से, ठीक है, कब से 2011 से 2011 से 2024 तक, 2024 तक यानी अब तक जितने भी सीटेट की परीक्षाएं में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, सीटेट की परीक्षाएं में जितने भी प्रश्न पूछा गया है वो सभी प्रश्न को पढ़ लेते हैं, आप निश्चित रूप से सीटेट की एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। परीक्षा में क्या होती है, प्रश्न कहाँ से आती है? प्रश्न कहीं से नहीं, इसी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ शब्दों को उलट पुलट कर पूछा जाता है प्रश्न को। बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीटेशन भी देखने को मिलेगा परीक्षा में। आप सिलेबस पढ़िएगा तो सिलेबस कभी ख़त्म होने का चीज़ नहीं है। आपको सटीक और सीधी तैयारी करना है तो उठाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और पढ़िए लगातार। 2011 से 2024 तक में जितने भी प्रश्न पूछा गया है उसी को पढ़िए और उसी से मॉक टेस्ट लगाइए। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप आराम से एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। तो दोस्तों, हम आपके लिए लगातार 2011 से 2024 तक की जितने भी परीक्षाएं हुआ है सीटेट पेपर 1 में जितने भी परीक्षाएं हुआ है प्रश्न पूछा गया है आपका, और सही प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से पूछा गया प्रश्न आपका 3 जनवरी 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट पेपर 1 की, जिसमें आपका ईवीएस से प्रश्न पूछा गया था, वो सही प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लगाते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। ईवीएस का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का दांत जो होती है वह उसकी पूरी जिंदगी भर बढ़ते ही रहता है? कौन सा जानवर है बताइए जिसकी दांत जो होता है पूरी जिंदगी भर बढ़ते ही रहता है? देखिए, गिलहरी जो है उसके सामने के दांत जो होता है ना, जिंदगी भर बढ़ते ही रहता है। गिलहरी की जो दांत होती है, उसकी दांत आगे की जो दांत होती है उसकी पूरी जिंदगी भर बढ़ते ही रहता है, ठीक है। और दांतों को बहुत लंबा होने से बचाने के लिए ही वह क्या है, हमेशा चीज़ों को कुतरते रहता है, ठीक है। आगे की दांतों को लंबा होने से बचाने के लिए ही गिलहरी जो है हमेशा चीज़ों को क्या करते रहता है, कुतरते रहता है। और गिलहरी की जो दांत होती है वह पूरी ज़िंदगी भर बढ़ते ही रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन, क्वेश्चन के अनुसार आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, गिलहरी। स्पष्ट है, क्लियर? गिलहरी होगी इसका राइट आंसर। यानी गिलहरी की दांत जो है ना उसकी पूरी ज़िंदगी भर बढ़ते ही रहती है, ठीक है, आगे की दांत। और इसी बढ़ते हुए दांत को बढ़ने से बचाने के लिए क्या करता है गिलहरी? चीज़ों को कुतरते रहता है। तो ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा? ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, गिलहरी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न कहता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सार्वजनिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं को पहचानना है आपको, ठीक है। मधुमक्खी के बारे में यहाँ आपको कुछ विशेषताएं दिया गया है। पहला है दिया हुआ कथन, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। हाँ, सही बात है। मधुमक्खी की छत्ते में केवल रानी मक्खी ही क्या देती है? अंडे देती है। रानी मक्खी ही क्या देती है? अंडे देती है। तो ये आपका सही कथन है आपका मधुमक्खी के लिए। दूसरा है
नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। हाँ, सही बात है। छत्ते में जो नर मक्खी होते हैं उसकी कोई काम नहीं होता है। ठीक है, छत्ते में जो नर मक्खी होती है उसकी कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। ये सही है। तीसरा है सभी मादा मक्खी अंडे देती है। नहीं, ये गलत है। सभी मादा मक्खी अंडे नहीं देती है, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। ठीक है, तो ये गलत कथन है। कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। हाँ, सही कथन है। कार्यकर्ता मक्खी जो होती है वह भोजन को खोजती है। ठीक है, क्या करती है? भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। कौन? आपका कार्यकर्ता मधुमक्खी। तो आपका दिया हुआ क्वेश्चन के अनुसार मधुमक्खी की विशेषता क्या क्या होगी? तो रानी मक्खी ही अंडे देती है, उसके बाद नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई भूमिका नहीं होती है, और कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। तो आपका जो है ऑप्शन मधुमक्खी के बारे में ए बी डी आपका राइट ऑप्शन है, जो कि आपका किस ऑप्शन में है? थर्ड में है, ए बी डी। आपका कथन किस में है? आपका थर्ड में, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर देगा। मधुमक्खी का बारे में यही आपका कथन सही है। ठीक है, कौन? आपका ए बी डी कथन सही है, जो कि आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन थर्ड में है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न कहता है कि वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाती है। यह एक्ट लिया गया है। देखिए, जो व्यक्ति 25 वर्षों से ऊपर वन में रह रहा हो तो उस वन में जो उपज होती है उस पर क्या होती है? अधिकार हो जाता है। तो यह एक्ट कहाँ से कब लिया गया है? यह एक्ट जो है ना लिया गया है कब? बताइए इसका राइट आंसर। तो यह एक्ट जो है ना वन अधिकार एक्ट 2007 से लिया गया है। ठीक है, वन एक्ट 2007 में पारित किया गया है कि जो व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति वन में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि पर क्या है? अधिकार है। ठीक है, उनका क्या है? वन भूमि पर अधिकार है और उसमें होने वाली उपज पर भी अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है आपका वन अधिकार एक्ट 2007 से। ठीक है, तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर होगा, वन अधिकार एक्ट 2007 से। वन अधिकार एक्ट 2007 क्या कहता है कि जो व्यक्ति 25 साल से ऊपर उस वन में रह गया हो, उस वन पर जो उपज होती है, उस वन पर जो भूमि है, ठीक है, उस वन में जो भूमि होती है, उस वन का जो उपज होती है उस पर उसका क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। और यह वन एक्ट कब लाया गया था? आपका वन अधिकार एक्ट कब लाया गया था? आपका 2007 में लाया गया था। ठीक है, 2007 में वन एक्ट अधिकार 2007 क्या कहता है कि जो व्यक्ति 25 वर्षों से ऊपर 25 वर्षों से अधिक वन में रह गया हो, जो व्यक्ति 25 वर्षों से अधिक वन में रह गया हो, उस वन की भूमि पर उसका क्या हो जाता है? अधिकार हो जाती है, और उस भूमि पर जो उपज होती है उसका क्या होता है? उसका अधिकार हो जाता है उस भूमि के उपज पर। ठीक है, तो यह एक्ट कब लाया गया था? यह वन अधिकार एक्ट कब लाया गया था? आपका 2007 में। तो ऑप्शन ए का राइट आंसर होगा वन अधिकार एक्ट 2007 से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झूम खेती है। झूम खेती क्या होती है बताइए? देखिए, झूम खेती जो होती है ये आपका क्या होती है? तो झूम खेती जो है यह आपका काट और दग्ध खेती होती है। क्या होती है? काट और दग्ध खेती होती है। चलिए झूम खेती के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि झूम खेती आखिर होता क्या है। झूम खेती में क्या होता है कि पहले पेड़ों एवं वनस्पतियों की भूमि को साफ करके एवं उसके बाद उन्हें जलाकर फसल उगाने की प्रक्रिया होती है। जली हुई मिट्टी से क्या होता है? उसको पोटास प्राप्त होता है जो मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाता है। ठीक है, झूम खेती में क्या होता है कि पेड़ पौधों को काट करके क्या करता है? जला दिया जाता है, और जले हुए राख से क्या है? मिट्टी को क्या मिलता है? उर्वरता मिल जाती है। फिर जब उस पर फसल लगाते हैं तो क्या है? फसल क्या है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है? फसल
की क्या होता है, पैदावार ज़्यादा होती है। तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, काट और दग्ध खेती है। झूम खेती क्या है आपका, काट और दग्ध खेती है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झूम खेती को स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या अग्नि प्रति खेती के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, झूम खेती को स्लैश एंड बर्न या अग्नि प्रति खेती के नाम से भी जाना जाता है। किसको, झूम खेती को। तो झूम खेती है आपका कांट और दग्ध खेती। ऑप्शन 2 राइट आंसर, कांट और दग्ध खेती। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि रोलांड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश शोध करने के लिए मिला है। रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसका शोध करने के लिए मिला था, किस चीज़ की पता करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1902 में। किस चीज़ का पता लगाने के लिए, शोध करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1902 में, बताइए। तो मलेरिया मच्छर से फैलता है। मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। इन्होंने ही बताया था कि मलेरिया क्या है, मच्छर से फैलता है। और इनको इस शोध के लिए 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किनको, रोनाल्ड रॉस को। रोनाल्ड रॉस ने ही बताया था कि मलेरिया जो है आपका मच्छर से फैलता है, और इसी शोध के कारण जो है इनको 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया मच्छर से फैलता है। ठीक है, मलेरिया किससे फैलता है, मच्छर से फैलता है। और यह किसने बताया था, तो यह बताने वाला था आपका रोनाल्ड रॉस। ठीक है, और यह इसी शोध के कारण इनको 1902 में, ठीक है, 1902 में किस चीज़ का पुरस्कार मिला था, तो नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया मच्छर से फैलता है। यह बात किसने बताया था, रोनाल्ड रॉस ने बताया था। और यह बताने के लिए इनको 1902 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, नोबेल पुरस्कार मिला था। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो क्लियर है ना कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है, यह बात किसने बताया था, रोनाल्ड रॉस ने बताया था। और यह शोध के कारण ही इनको 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न आपके सामने। शिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। शिनकोना पेड़, ठीक है, शिनकोना पेड़ के किस भाग का मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। देखिए, शिनकोना के वृक्ष के छाल से शिनकोना पेड़ के किस भाग का, तो छाल का। ठीक है, किस भाग का, छाल का। सिनकोना पेड़ के छाल का उपयोग करके मलेरिया का उपचार किया जाता है। ठीक है, सिनकोना वृक्ष के छाल का उपयोग करके मलेरिया का क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर होगा, छाल। याद रहेगा ना जी। क्विनैन, जिसको मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा होती है। ठीक है, क्विनैन क्या है आपका, मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। यह अल्काइड है, जिसका उपयोग सर्दियों से किया जा रहा है। इसका उपयोग जो है ना बहुत दिनों से, बहुत सदियों से किया जा रहा है। यह सिनकोना पेड़ की छाल से निकाला जाता है। ठीक है, यह सिनकोना क्या है, पेड़ की छाल से निकाला जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या राइट आंसर होगा, 2 हो जाएगा। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है, तो छाल से। ठीक है, सिनकोना पेड़ की छाल से निकाला जाता है। सिनकोना जो दवा होती है जो मलेरिया के लिए उपयोग किया जाता है, तो यह जो दवा है आपका पेड़ की छाल से निकाला जाता है। ठीक है, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग करके मलेरिया को उपचार किया जाता है, तो छाल का। याद रहेगा ना, सिनकोना पेड़ की छाल से निकाला जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, छाल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है, तो सांप के जहरीले दांत को फेंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फेग कहते हैं। यानी विषदंत कहते हैं। क्या कहते हैं, विषदंत कहते हैं, फेग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। और यह दांत एक लंबे नुकीले दांत के रूप में प्रकट होता है। सांप के दांत जो होता है एक लंबे नुकीले दांत के रूप में होता है,
स्तनधारियों में एक नुकीला एक संशोधित दाढ़ का दांत होता है जिसका उपयोग मांस को काटने एवं फाड़ने हेतु किया जाता है। ठीक है, तो सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है विषदंत। ठीक है, क्या कहते हैं? विषदंत कहते हैं। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा विषदंत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीली नहीं है? भारत में जो मिलने वाला सांप है उसमें से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? बताइए, भारत में पाए जाने वाले सांपों में कौन सा सांप जहरीला नहीं है? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारत में जो सांप पाए जाते हैं उन सांपों में कौन सा सांप जहरीला नहीं होती है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, दुवैया जिसको हम रसल वाइफर कहते हैं यह जहरीली सांप होती है। ऑफहाई जिसको करकच सल की वाइफर कहते हैं ये जहरीली होती है। भारतीय सेल अजगर जिसको हम कहते हैं, भारतीय सेल अजगर जिसको पाइथन कहते हैं ये जहरीला नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद करैत जो होता है ना ये जहरीली होती है। ठीक है, तो दुवैया जिसको रसल वाइफर कहते हैं, उसके बाद ऑफहाई यानी ककरच सलकी वाइफर जिसको कहते हैं, और करैत, ये तीनों सांप जो होता है ना जहरीली होती है। ठीक है, ये तीनों सांप क्या होती है? जहरीली होती है। ठीक है, कौन कौन सांप जहरीली होता है? तो कोबरा, आम करैत, रसेल वाइफर और आरी स्केल्ड वाइफर, ये चारों सांप क्या होता है? बहुत ही जहरीली होती है। जितने भी सांप पाए जाते हैं जिसमें 4 सांप जो होता है ना सिर्फ जहरीली होती है। और कौन कौन है? तो आपका दुवैया है जिसको हम रसल वाइफर के नाम से भी जानते हैं, दुवैया है। उसके बाद कौन है? उसके बाद है आपका करैत है, उसके बाद रसल वाइफर है, और आपका कौन है? कोबरा है, और क्या है आपका? आरी स्केल वाइफर। ये चारों सांप जो होती है ना जहरीली होती है। उसके बाद छोड़ करके शेष सांप के पास क्या होता है? जहर होते हैं, लेकिन यह जहरीली नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये चारों सांपों के अलावा होते हैं ना सांप जहरीले नहीं होती है। तो भारतीय सांपों में जब पाए जाने वाले सांप होता है जिसको हम भारतीय सेल अजगर यानी पाइथन कहते हैं, यह जहरीली नहीं होता है। ठीक है, तो दुवैया, ऑफहाई और करैत, और कौन? आपका कोबरा, ये सांप जो होता है ना जहरीली होता है। और भारतीय सेल अजगर जिसको पाइथन कहते हैं यह आपका क्या है? जहरीली नहीं होता है। तो आपसे तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीली नहीं है? तो भारतीय सेल अजगर जिसको पाइथन कहते हैं यह क्या है? जहरीली नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 3rd राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेल अजगर पाइथन यह क्या है? सांप जहरीली नहीं होती है। उसके बाद दुवैया जिसको रसल वाइफर कहते हैं, ऑफहाई जिसको करकच सलकी वाइफर कहते हैं, और आम करैत, ये तीनों सांप जो होता है ना बहुत ही जहरीली होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन अनुसार आपका 3rd राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेल अजगर पाइथन ये आपका जहरीली सांप नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश उपयोग होता है। वर्मी कंपोस्ट एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश का उपयोग होता है। देखिए, केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, फार्मर फ्रेंड। कौन है? केचुआ। कौन है? केचुआ। केचुआ को क्या कहते हैं? किसानों का मित्र कहते हैं। और केचुआ का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट जो खाद होता है ना यह केचुए से बनाए जाते हैं, केचुए से ही बनाए, केचुए के मलमूत्र से यह बनाया जाता है वर्मी कंपोस्टिंग खाद। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 3rd राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। ठीक है, और केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, याद रखिएगा इस बात को। तो केचुए के मलमूत्र से ही वर्मी कंपोस्ट खाद बनाए जाते हैं जो क्या होता है? बहुत ही मिट्टी के लिए बहुत ही क्या होता है? उर्वरता बढ़ाती है मिट्टी में केचुए की खाद यानी वर्मी कंपोस्ट। तो क्वेश्चन अनुसार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा केचुआ। ठीक है, याद रखिएगा केचुआ। वर्मी कंपोस्ट क्या होती है? तो वर्मी कंपोस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केचुओं का उपयोग करके
बायोडिग्रेडेबल कचरे का अपघटन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। वर्मिंग कंपोस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें केचुओं का उपयोग करके बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल कचरे का अपघटन किया जाता है। ठीक है, और उसमें क्या केचुए कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों का खाते हैं और वर्मी कंपोस्ट के रूप में मल को छोड़ता है। ठीक है, और नाइट्रेट और खनिजों जैसे फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम से भरपूर होता है। वो जो मल जो छोड़ता है उसमें क्या होता है, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे भरपूर क्या होता है, उसमें भरपूर उसमें क्या होता है, खाद्य पदार्थ होते हैं और इनका उपयोग उर्वरकों के रूप में किया जाता है। और मिट्टी की गुणवत्ता का भी क्या है, इसका उपयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ता है। तो वर्मी कंपोस्ट विधि में किसका उपयोग किया जाता है, केचुआ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है। देखिए, पश्मीना ऊन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो पश्मीना ऊन बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त होता है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त होता है। कश्मीरी बकरी के नीचे का फर नरम होता है, इसे पश्मीना नामक महीन शॉल से में इस्तेमाल कर बुना जाता है। ठीक है, पश्मीना ऊन क्या होती है, तो पश्मीना ऊन जो है ना, यह बकरी के बालों से प्राप्त होती है। और कश्मीरी बकरी के नीचे का फर नरम होता है। ठीक है, कश्मीरी बकरी के नीचे का जो बाल होता है ना, वो नरम होता है और इसे पश्मीना शॉल नामक क्या है, महीन शॉल की क्या है इस्तेमाल करके बुना जाता है। ठीक है, तो पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है, ये आपका बकरी से मिलती है। ठीक है, किससे मिलती है, बकरी से मिलती है। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है, तो बकरी से प्राप्त होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है अधूरे जलीय जीवाश्म ईंधन से फैलती है। तो अधूरे जलीय जीवाश्म ईंधन से फैलता है आपका CO, कार्बन मोनोऑक्साइड फैलती है। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा CO। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न कहता है कि पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधे पौधों के आधार में दिया जाता है कहलाती है। तो इसको कहते हैं ड्रिप सिंचाई। क्या कहते हैं, ड्रिप सिंचाई कहते हैं। ठीक है, इस ड्रिप सिंचाई में क्या होता है कि इसमें पौधों को सीधे पानी क्या है, सीधे पानी पौधे के आधार में दिया जाता है ड्रिप सिंचाई में। ठीक है, कि पौधों में पानी देने की प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधे पौधे के आधार में दिया जाता है, इसको कहते हैं ड्रिप सिंचाई। क्या कहते हैं, ड्रिप सिंचाई कहते हैं। ड्रिप सिंचाई में क्या होता है कि पौधों को जो है ना, पानी सीधे उसके आधार में दिया जाता है। ठीक है, उसके सीधे आधार में दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं, हम ड्रिप सिंचाई कहते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा ड्रिप सिंचाई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। कौन सा पौधा है जो कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। कौन सा पौधा है, देखिए घटपर्णी पौधा होता है। कौन सा पौधा है आपका, घटपर्णी पौधा है, जिसको हम क्या कहते हैं, पिचर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। घटपर्णी पौधा को किस नाम से जानते हैं, पिचर प्लांट के नाम से जानते हैं। पिचर प्लांट एक कीटभक्षी पौधा होता है जो कीड़ों को फंसाकर एवं खाकर नाइट्रोजन युक्त प्राप्त करता है। ठीक है, घटपर्णी पौधों की पत्ती घड़े जैसी संरचना वाली होती है। घटपर्णी पौधों का पत्ती कैसा होता है, घड़े के समान होता है। घड़ेनुमा पत्ते पर जब कोई कीट बैठता है तो घड़े का ढक्कन बंद हो जाता है और कीट अंदर फंस जाता है और क्या करता है, उसको फंसाकर खा जाता है। ये कौन सा पौधा है आपका, घटपर्णी पौधा है। तो ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा घटपर्णी पौधा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न की वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना कहलाता है। तो वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना, यह आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वर्षा के पानी का संचयन। क्या कहलाएगा, वर्षा के पानी का संचयन कहलाएगा। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा वर्षा जल संचयन। ठीक है,
इसमें क्या होता है कि यह बारिश के पानी को छत के ऊपर से इकट्ठा करने एवं इसे एक उपयुक्त स्थान पर निर्देशित करने व भविष्य में उपयोग हेतु संग्रहित करने की प्रक्रिया होती है। कौन सा? आपका वर्षा पानी संचयन। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर, वर्षा के पानी का संचयन। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है? वर्षा के पानी का संचयन कहलाता है। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न कहता है, प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? मलेरिया, निमोनिया, डेंगू, चिकनगुनिया। बताइए इसमें चारों में से कौन आपका सही है जो मच्छरों से फैलने वाला रोग होता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, मलेरिया और डेंगू और चिकनगुनिया ये सभी रोग मच्छरों से फैलते हैं। ठीक है, कौन कौन? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सभी रोग जो है ना मच्छरों से फैलने वाला रोग है। तो आपका ACD राइट आंसर होगा। ACD किस ऑप्शन में? ऑप्शन थर्ड में। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया से फैलने वाला रोग कौन कौन है? सॉरी, यहाँ पर मच्छरों से फैलने वाला रोग कौन कौन है? तो आपका मलेरिया है, डेंगू है और चिकनगुनिया है। ऑप्शन आपका कथन ACD आपका राइट आंसर, जो कि किस ऑप्शन में? ऑप्शन थर्ड में। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी रोग जो है मच्छरों से फैलने वाला है। कौन कौन रोग? तो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, प्रश्न है कि विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए आवश्यक वातावरण सुनिश्चित करती है। ठीक है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं जो होती है विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोजे और अन्वेषण करे, प्रश्न करे, प्रयोग करे तथा विभिन्न प्रतियों की समझ विकसित करे। ऑप्शन आपका यही थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर क्या होगा कि शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करे, खोज या अन्वेषण करे, प्रश्न करे, प्रयोग करे तथा विभिन्न प्रतियों की समझ विकसित करे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है। प्रश्न का था, कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर कथन दिया हुआ है आपका, खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास, खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास, कुछ मुद्दों की समझ का विकास जैसे कि लड़के एवं लड़कियों के लिए एक जैसे खेल तथा सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना, और चौथा है व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कुछ मुद्दों की समझ का विकास जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक खेल जैसे खेल सभी के लिए समान अवसर तथा टीम का भावना। यह आपका कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उसके अनुभव को साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसका प्रयासों को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? तो कुछ मुद्दों की समझ का विकास जैसे कि लड़के और लड़कियों के लिए एक जैसे खेल। ठीक है, लड़कों और लड़कियों के लिए एक जैसे खेल होनी चाहिए, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना की समझ क्या होना चाहिए? समझ होनी चाहिए। ठीक है, टीम भावना की समझ होनी चाहिए। सभी लड़का हो या लड़की सभी के लिए एक जैसा खेल होनी चाहिए और सभी को खेलने के लिए समान अवसर और टीम बनाने की समान अवसर मिलनी चाहिए। ठीक है, समान खेल, समान अवसर और टीम बनाने की समान भावना होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में EVS की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में EVS की समझ के लिए सबसे उपयुक्त होगी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जांच आधारित शिक्षण। ठीक है, जांच आधारित शिक्षण जो है EVS की समझ के लिए सबसे उपयुक्त होगी। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा, जांच आधारित शिक्षण।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? विकल्प है आपका पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किस स्थान पर जाना। दूसरा है किसी दूर दराज व अपरिचित स्थान पर जाना। तीसरा है किसी नज़दीक स्थान पर जाना। चौथा है अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण होती है और इसके लिए आपका सही विकल्प जो होगा भ्रमण के लिए सही विकल्प का होगा पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना। स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना, ये आपका ईवीएस शिक्षण के क्षेत्रीय भ्रमण का क्या आपका सही विकल्प होगा? ऑप्शन ए का राइट आंसर होगा पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना। ऑप्शन ए का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। ठीक है, एक ईवीएस की कक्षा एक खुशगवार कक्षा होनी चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगी? बताइए सही कथन। तो अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना, यह ईवीएस कक्षा के लिए क्या है? एक खुशनुमा कक्षा होगी। अवलोकन करना, अन्वेषण करना, प्रश्न पूछना और क्रियाकलाप करना। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है, प्रश्न है आपके सामने, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। तो इसका राइट आंसर अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध के बारे में है। ठीक है, वंश वृक्ष क्या होता है? वंश वृक्ष संबंधित होता है आपका अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध के बारे में। ठीक है, ऑप्शन आपका फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। वंश क्या है आपका क्वेश्चन की वंश वृक्ष से आप क्या समझते हैं? तो वंश वृक्ष उपयोगी होता है आपके पीढ़ियों के से परिवारों के सदस्यों के आपसी संबंध के बारे में इससे क्या होता है? जानकारी होती है किससे? आपका वंश वृक्ष से। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। यह अनेक पीढ़ियों से परिवारों के सदस्यों के आपसी संबंध के बारे में बताता है। कौन? आपका वंश वृक्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, ईवीएस में आकलन का संकेतक है। तो देखिए, ईवीएस में आकलन का संकेतक ये आपका चर्चा करना होता है। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा चर्चा करना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है, कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? बताइए, कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? और राइट आंसर क्या होगा? तो उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, यह आपका मानचित्रण के लिए सबसे उपयुक्त क्रियाकलाप होगी। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने के लिए कहना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है, एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उप थीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त होगी? तो विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। ठीक है, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना, यह आपका ईवीएस का उप थीम पढ़ाने के लिए क्या होगा? यह आपका विद्यार्थी कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उप थीम पढ़ाना है। यह क्या होगा? आपका उपयुक्त होगी कि बच्चे को क्या करना? बच्चे को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव क्या है उसको देना। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर यही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ है। देखिए, प्रश्न कहता है, प्रश्न है आपके सामने, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, परिणाम को अंकित रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना, परिकल्पना प्रस्तावित करना, थर्ड है प्रश्न पूछना, फोर्थ है अनुमान का परीक्षण करना, फिफ्थ है अनुमान करना और सिक्स्थ है परीक्षण करना। बताइए इसका कौन सा राइट आंसर होगा? क्रम में कौन सा इसका राइट होगा? तो देखिए, पहला है परीक्षण करना। ठीक है, पहला क्या होगा? परीक्षण करना।
उसके बाद क्या होगा, प्रश्न पूछना। उसके बाद क्या होगा, परिकल्पना प्रस्तावित करना। उसके बाद क्या होगा, अनुमान लगाना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अनुमान का परीक्षण करना। उसके बाद क्या होगा, परिणाम को अंकित करना। ठीक है, तो आपका FCBEDA इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन 4 में है, आपका क्रम में आपका यही होगा। पहला होगा आपका परीक्षण करना, दूसरा प्रश्न पूछना, तीसरा परिकल्पना प्रस्तावित करना, चौथा अनुमान लगाना, पांचवा अनुमान का परीक्षण करना, छठा परिणाम को अंकित करना। ठीक है, तो यह आपका क्या है, वैज्ञानिकों की भूमिका को समझने में सहायता करने का यह क्रम है। ठीक है, यह क्या आपका वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करता है आपका क्या, आपका प्रयोग विधि। प्रयोग जो है ना, डॉक्टर बेमोट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करता है। तो नीचे वैज्ञानिक विधि आपका दिया गया है। तो वैज्ञानिक विधि में पहला विधि आपका क्या होगा, पहला विधि परीक्षण करना होता है, दूसरा विधि होता है प्रश्न पूछना, तीसरा विधि परिकल्पना प्रस्तावित करना, चौथा विधि जो होता है आपका अनुमान लगाना, और पाँचवा विधि होता है आपका अनुमान का परीक्षण करना, छठा विधि होता है आपका परिणाम को अंकित करना। ये आपका विद्यार्थियों को वैज्ञानिक विधि को क्रम में क्या है, व्यवस्थित करने का यह क्या है, आपका उपयुक्त तरीका है। तो ऑप्शन आपका 4th राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है कि विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पक्षी अभयारण्य में अवलोकन करने के लिए ले जाना। ठीक है, पक्षी अभयारण्य में अवलोकन करने के लिए ले जाना यह विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए सबसे उपयुक्त युक्ति होगी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, पक्षी अभयारण्य में अवलोकन करने के लिए ले जाना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसके कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। ठीक है, उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने कि इनमें क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पर्यावरण अध्ययन का भाग कौन है इसमें से, तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार, यह पर्यावरण विज्ञान का एक भाग होता है। ठीक है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार, ऑप्शन 1 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है दोस्तों कि धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधि मानी जाती है। कौन से कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है। देखिए, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक क्या है, एक उत्तम विधि मानी जाती है। तो कौन से कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित होगा, बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा प्रश्न के अनुसार। तो पारंपरिक नाटकीय विधि बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है। ठीक है, पारंपरिक नाटकीय विधाएं जो होती है बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में क्या होती है, सरल होती है। ऑप्शन 1 क्या होगा आपका, ऑप्शन 1 कथन आपका सही है। उसके बाद पारंपरिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। ठीक है, पारंपरिक क्रिया के नाटक जो होता है उसके दिमाग में है ना अधिक समय तक रहता है। तो ऑप्शन आपका कथन बी भी सही है। तो आपका ए और बी आपका कथन सही है। तो ए और बी जो कथन है किस ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या करना चाहिए, तो पारंपरिक नाटकीय विधाएं का प्रयोग करना चाहिए जो बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ कर रखने में सरल होता है। और पारंपरिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में यानी उसके दिमाग में बहुत समय तक बना रहता है। ठीक है, तो आपका कथन ए और बी इसका राइट आंसर है। तो कथन ए और बी इस ऑप्शन में ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक जो है विद्यार्थी की सहायता करती है तो सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञात की
ज्ञात की रचना में, ठीक है। सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञात की रचना में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी की सहायता करती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञात की रचना में, तो ऑप्शन इसका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका 3 जनवरी 2022 को जो सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से प्रश्न पूछा गया था, सही प्रश्न समाप्त हुआ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।